नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आज की हमारी मुलाकात में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रांस काफ्का द्वारा लिखे गए छोटे उपन्यास मेटामॉर्फोसिस के अनुवाद का भाग 2। तो चलिए आज की हमारी मुलाकात को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रेगोर जब कमरे से बाहर नहीं निकलता है तो आगे क्या होता है। उसकी बहन उन लोगों के पास क्यों नहीं जा रही है? शायद वह अभी-अभी बिस्तर से उठी है और शायद उसने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। वैसे वह रो क्यों रही है? क्योंकि वह उठ नहीं रहा है और हेड क्लर्क को भीतर नहीं आने दे रहा, क्योंकि उसकी नौकरी जाने का खतरा सिर पर खड़ा है और क्योंकि हेड क्लर्क उसके माँ-बाप से पुराने कर्जे का तकाजा करेगा। कम से कम इन सब बातों पर फिलहाल तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेगोर अभी तो घर में था और घर छोड़ने के बारे में कतई नहीं सोच रहा था। सच तो यह था कि वह इस पल कारपेट पर पड़ा था और जो कोई भी इन परिस्थितियों से परिचित होता तो उससे ये अपेक्षा नहीं करता कि वह हेड क्लर्क को भीतर आने देगा। लेकिन इस जरा से असौजन्यतापूर्ण व्यवहार से जिस बाद में आराम से समझाया जा सकता था, ग्रेगोर को तत्काल नौकरी से तो नहीं निकाला जा सकता था। होना तो ये चाहिए था कि ग्रेगोर को इस अवसर पर शांति से सामना करने के लिए छोड़ देना अधिक समझदारी भरा काम था, बजाय टसुए बहाने और डांटने के। लेकिन इस सब के बावजूद यह अनिश्चितता सभी को परेशान कर रही थी और उन्हें उनके इस व्यवहार के लिए क्षमा कर देना चाहिए था। मिस्टर समसा, हेड क्लर्क इस बार जोर से बोला, तुमको क्या हुआ है? एक और तो तुम अपने को कमरे में बंद करके बैठे हो और हाँ नहीं में उत्तर देकर अपने माता पिता को व्यर्थ में चिंता में डाल रहे हो। मैं इतना अपनी ओर से अवश्य कहूंगा कि तुम अपने व्यावसायिक कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हो। मैं तुम्हारे माता पिता की ओर से और तुम्हारा अधिकारी होने के नाते से कह रहा हूँ। मैं तुमसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि तुम मुझे तुरंत सही सही उत्तर दो। तुम्हारे व्यवहार से तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। अभी तक तो तुम्हारे बारे में मेरी राय ये थी कि तुम एक शांत और विश्वसनीय व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो निहायत बेशर्मी भरा बर्ताव कर रहे हो। साहब ने मुझे सुबह सुबह तुम्हारे गायब रहने का संभावित कारण बतलाया था, उस नकद पेमेंट के बारे में जो तुम्हें देने को कुछ समय पहले दिया गया था। लेकिन मैं तुम्हें कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि ये नहीं हो सकता। मैंने उनसे शपथ खाकर कहा था। लेकिन अब तुम्हारी इस हठ धर्मिता को देखकर तुम्हारा पक्ष लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और ये भी समझ लो कि फर्म में तुम्हारा होना अनिवार्य कतई नहीं है। मैं तो तुमसे भलमनसाहत के चलते खुद चलकर अकेले में चर्चा करने आया था। लेकिन चूंकि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो और इस अपमान को भूल भी जाऊं, लेकिन इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती कि तुम्हारे माँ बाप भी सुन लें और समझ लें कि पिछले दिनों तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं रहा है। सच है कि ये बाजार उठने का समय नहीं है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा मौसम भी नहीं है कि व्यापार बिल्कुल ही ना हो, कि उसका अस्तित्व ही ना हो। धंधा मंदा है फिर भी है। लेकिन सर, ग्रेगोर अपनी समस्या को भूल गुस्से में चीखा, मैं बस 1 मिनट में दरवाजा खोलने वाला हूँ। कुछ तबीयत सी खराब थी मेरी, चक्कर आने से मैं जल्दी नहीं उठ पाया। मैं तो अभी बिस्तर पर ही लेटा हूँ, लेकिन पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं उठने ही जा रहा हूँ। 1-2 मिनट और दीजिए प्लीज। मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना मैं समझ रहा था, लेकिन सच ये है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बीमारी कब हमला कर दे इसके बारे में कौन निश्चित तौर पर कह सकता है। पिछली रात मैं बिल्कुल ठीक था। मेरे माता पिता आपको ये बता देंगे। हालांकि मुझे कुछ पूर्वाभास था, कुछ चिन्ह मुझ में जरूर ही रहे होंगे, इसलिए तो मैं गोदाम में नहीं पहुंचा। ये तो कोई भी नहीं सोचेगा कि बीमारी घर में बिना रुके ठीक हो सकती है। प्लीज सर, मेरे माता पिता को क्षमा कर दें। आप जो आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। इस संबंध में एक शब्द भी किसी से नहीं कहा है। शायद आपने उस पिछले ऑर्डर को नहीं देखा है जो मैंने भेजा था। बहरहाल, अभी मैं 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। कुछ घंटों के आराम के बाद मैं निहायत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सर, मैं आपको अब नहीं रोकूंगा और बहुत जल्दी ही अपने बिस्तर से निकल आऊंगा। प्लीज इतनी कृपा और करें कि मेरी कहीं बातें उन तक पहुंचा दें और मेरी ओर से क्षमा मांग लें। और इस बीच जब घबराहट में वह ये सब बके जा रहा था बिना सोचे समझे, तभी वह धीरे धीरे चेस्ट के पास अनजाने में पहुंच गया था। शायद बिस्तर से वहां तक पहुंचने की अपनी आदत के कारण और उसकी सहायता से सीधा होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। वह दिल से दरवाजा खोलना चाह रहा था और उसका सामना करना चाह रहा था। साथ ही हेड क्लर्क से रूबरू बात करना चाहता था। सभी इतना जोर दे रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए, तो वह ये भी जानने को उत्सुक था कि उसे देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी।
यदि वे डर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी और वे शांत रह सकता है। लेकिन यदि उन्होंने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तब उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं और फिर वह आराम से 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेगा। लेकिन उसे ये सब कुछ जल्दी ही करना होगा। शुरू में तो वह कई बार चेस्ट की चिकनी सतह पर फिसला, लेकिन अंत में वह सीधा खड़ा होने में सफल हो गया। उसने अपने शरीर के निचले हिस्से में होते दर्द की ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उधर बाहर वे लोग बढ़ते आ रहे थे। उसने स्वयं को पास रखी कुर्सी की पीठ पर गिर जाने दिया और अपने नन्हे पैरों से उसकी कोरों को कसकर पकड़ लिया। इससे उसे अपने ऊपर कुछ कंट्रोल हो गया। ये सब करते करते अभी तक वह बोले जा रहा था, लेकिन अब चुप हो गया क्योंकि अब ये सुन सकता था कि हेड क्लर्क क्या कह रहा था। तुम्हारे भेजे में एक शब्द भी घुसा है जो मैंने कहा था, हेड क्लर्क कहे जा रहा था। ये तो निश्चित है कि ये हम सबको मूर्ख नहीं बना रहा है। हे भगवान! उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वह सुबकते हुए कह रही थी, वह शायद बहुत गंभीर रूप से बीमार है और हम उसे परेशान किए जा रहे हैं। ग्रिटी, ग्रिटी कहकर वह जोर से बोली। हाँ माँ, उसकी बहन ने दूसरे कमरे से आवाज दी। वे दोनों ग्रेगोर के कमरे के बाजू के दो अलग अलग कमरों से बात कर रही थी। तुम तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ग्रेगोर बीमार है। उसे बुलाने जरा जल्दी से भागो। तुमने सुना नहीं वह कैसे बोल रहा था? वह किसी मनुष्य की आवाज तो नहीं ही थी। हेड क्लर्क ने माँ की चीखती आवाज की तुलना में धीमी आवाज में कहा, ऐना, ऐना। उसके पिता हॉल से किचन की ओर मुंह कर हाथ मलते हुए कह रहे थे, लोहार को तो जरा जल्दी से जरा पकड़ कर लाओ, अभी। दोनों लड़कियां अपनी स्कर्टों को फड़फड़ाती हॉल से निकली। इतनी जल्दी उसकी बहन ने भला कपड़े कैसे पहन लिए होंगे? और तेजी से सामने का दरवाजा अब खोल रही थी, लेकिन उसके बंद होने की आवाज तो आई नहीं। स्वाभाविक है, उन्होंने उसे खुला ही छोड़ दिया है, जैसे उन घरों में प्राय होता है जहां कोई अनहोनी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन ग्रेगोर अब अधिक शांत था। जो भी शब्द वह बोल रहा था, स्वाभाविक है वे समझ से परे थे, हालांकि वे उसे स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, पहले से अधिक स्पष्ट। शायद इसलिए क्योंकि उसके कान उन स्वरों को सुनने के आदी हो गए थे। बहरहाल, इतना तो हो ही गया था कि सब ये समझ गए हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ जरूर है और उसकी सहायता को तत्पर हो गए हैं। ये जो कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उनसे उसे कुछ राहत महसूस हुई और एक बार फिर उसने अपने को मनुष्यों के घेरे में पाया और महत्वपूर्ण परिणामों की प्रतीक्षा करने लगा, दोनों डॉक्टर और लोहार से। हालांकि उन दोनों में निश्चित अंतर नहीं कर पा रहा था। वह अपनी आवाज को निर्णयात्मक बातचीत के लिए जो अति आवश्यक हो गई थी, जितनी संभव थी उतनी स्पष्ट कर कहने के विचार से वह जितना धीरे हो पहले खांसा, क्योंकि ये खांसी का स्वर भी मनुष्यों की खांसी से मिलता जुलता नहीं हो सकता था। इस बीच पास के कमरे में पूरी खामोशी थी। संभवतः उसके माता पिता हेड क्लर्क के साथ टेबल को घेर कर फुसफुसा कर बातें कर रहे हैं। शायद वे सभी दरवाजे से कान सटाए सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेगोर ने कुर्सी को दरवाजे की ओर सरकाया और फिर उसे छोड़ सहारे के लिए दरवाजे को पकड़ लिया। उसके नन्हे पैरों के तलुए चिपचिपे से थे। कुछ देर तक वह दरवाजे के सहारे खड़ा था, फिर मुंह से चाबी पकड़ ताले को खोलने की कोशिश में लग गया। अपने मुंह में दांतों को ना पा उसे दुख हुआ। आखिर वह चाबी को पकड़ेगा कैसे? लेकिन दूसरी ओर उसके जबड़े बहुत कड़े थे। उनकी सहायता से चाबी घुमाने में वह सफल हो गया था। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि इसमें उसे चोट भी लग सकती है, क्योंकि उसके मुंह से भूरा सा द्रव चाबी से बहते हुए फर्श पर गिर रहा था। जरा ये सुनो तो, दूसरी ओर हेड क्लर्क कह रहा था, वह चाबी घुमा रहा है। यह ग्रेगोर के लिए पर्याप्त उत्साहवर्धक था, लेकिन वे उसकी कोशिश पर उसका उत्साह भी तो बढ़ा सकते थे। उसके पिता और उसकी माँ। शाबाश ग्रेगोर, लगे रहो, उन्हें चिल्लाकर कहना चाहिए। घुमाते रहो, चाबी को कसकर पकड़े रहो। और इस विश्वास के साथ कि वे उसकी कोशिश पर कान लगाए हैं, उसने अपने जबड़े से पूरी ताकत लगा चाबी को पकड़ लिया। जैसे जैसे चाबी घूम रही थी वह ताले के साथ घूम रहा था, लेकिन मुंह से पकड़ चाबी को जितना आवश्यक था उतना घुमाते या फिर शरीर के पूरे वजन से उसे नीचे घुमाते हुए अंतिम क्लिक की आवाज से ताले के खुलने को तैयार होते देख ग्रेगोर की गति तेज हो गई। एक लंबी सांस ले उसने स्वयं से कहा, लो, मुझे लोहार की आवश्यकता तो नहीं ही है। और फिर अपना सिर हैंडल को घुमाने के लिए उस पर रख दिया। चूंकि उस दरवाजे को भीतर की ओर खींचना था, इसलिए दरवाजा तो पूरा खुल चुका था, लेकिन वह स्वयं अभी अदृश्य ही था।
उसे धीरे-धीरे स्वयं को दरवाजे के बीच में ले जाना था, लेकिन एक सावधानी भी रखनी थी ताकि दहलीज पर पीठ के बल गिरने से बचा जाए। इस असंभव से कठिन काम को सही रूप में करने के लिए वह बिना कुछ देखे जुटा था। तभी उसने हेड क्लर्क के मुंह से तेज ओह सुनी। वह हवा के झोंके की तरह थी और अब वह उसे देख सकता था, क्योंकि वह दरवाजे के सबसे पास खड़ा था, एक हाथ अपने खुले मुंह पर रखे और धीरे धीरे पीछे हटते हुए, जैसे कोई अदृश्य दबाव उस पर पड़ रहा हो। उसकी माँ के बाल वहां हेड क्लर्क के होने के बावजूद संवरे होने की बजाय बिखरे हुए थे। उसने पहले अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ा और उसके पिता को देखा। फिर 2 कदम ग्रेगोर की ओर बढ़ा, फर्श पर चारों ओर फैले स्कर्ट के साथ धड़ाम से गिर गई। उसके पिता ने चेहरे पर विकृत भावों के साथ मुट्ठी कसी, जैसे वे ग्रेगोर को कमरे में धकेल देना चाहते हों। फिर लिविंग रूम को अनिश्चित भाव से देखा और अपनी आंखों को हथेलियों से ढक रोने लगे, जब तक उनका सीना तेजी से हाँफने नहीं लगा। ग्रेगोर लिविंग रूम में नहीं गया, वरना आधे घंटे दरवाजे से सटकर खड़ा रहा ताकि उसका मात्र आधा भाग ही दिखे। उसका सिर दूसरों के सामने एक ओर झुका था। इस बीच रोशनी बढ़ गई थी। सड़क के दूसरे ओर कोई भी लंबी अंधेरी बिल्डिंग को देख सकता था। वह एक अस्पताल था, जिसमें निश्चित दूरी पर छिपी हुई खिड़कियों की पंक्तियां थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदों में स्पष्ट दिख रही थी। टेबल पर नाश्ते की प्लेटें लगी हुई थी, क्योंकि ग्रेगोर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन था, जिसमें वे घंटों बैठे विभिन्न अखबारों को पढ़ते रहते हैं। ग्रेगोर के ठीक सामने दीवार पर लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म में उनका फोटो टंगा था। फोटो में तलवार की मूठ पर हाथ रखे, निश्चिंतता भरी मुस्कुराहट के साथ, कुछ इस अंदाज में थे जैसे वर्दी और सेना दोनों को सम्मान करने की अपेक्षा वे हर एक से करते हों। हॉल की दूसरी ओर दरवाजा खुला हुआ था और कोई भी देख सकता था कि मेन दरवाजा खुला हुआ है, जिसके उस पार चबूतरा और नीचे जाती सीढ़ियां थी। हाँ, तो फिर? ग्रेगोर ने इस विश्वास के साथ कहा, जैसे वह अकेला हो जो सामान्य व्यवहार करने में समर्थ हो। मैं जाकर कपड़े पहनता हूँ और सैंपल्स पैक कर लेता हूँ। क्या आप मुझे जाने देंगे? आपने देख लिया ना कि मैं घमंडी नहीं हूँ और मैं काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लगातार यात्रा करते रहना पर्याप्त कष्टप्रद होता है लोगों के लिए, लेकिन मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस ही ना? हाँ। क्या आप यहाँ का यथार्थ वर्णन वहाँ कर देंगे? आप तो जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए काम करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में ही उसके द्वारा की गई पिछली सेवाओं को याद कर लेना चाहिए। साथ ही ये भी स्मरण करना चाहिए कि बाद में असमर्थता अथवा अस्वस्थता दूर होने पर वही व्यक्ति अधिक मेहनत और लगन से काम भी तो करेगा। आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चीफ की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। इसके साथ ही मुझे अपने माता-पिता और बहन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो करनी है। मैं कुछ ज्यादा ही दिक्कतों और परेशानियों से ग्रस्त हूँ, लेकिन मैं उनसे मुक्ति पा लूंगा। वे जितनी हैं उतनी ही रहने दें। प्लीज उन्हें और ना बढ़ाएं। फर्म में मेरा साथ नहीं प्लीज। एजेंटों के बारे में वहां राय अच्छी नहीं है, मैं ये जानता हूँ। सभी का यही विचार है कि वे बोरे भर भर कर नोट कमाते हैं और ऐश करते हैं। एक पूर्वाग्रह है जिसमें परिवर्तन के कोई आसार दिखते भी नहीं है। लेकिन सर, आपको सब पता ही है। दूसरों की तुलना में मैं आपको अधिक जानकारी देता हूँ, विशेषकर चीफ की तुलना में। वे चूंकि मालिक हैं, अतः आसानी से किसी भी नौकर के प्रति विद्वेष की धारा में बह जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, एक एजेंट जो साल भर ऑफिस में दिखाई नहीं देता है, वह सरलता से दुर्भाग्य और अफवाहों का शिकार हो सकता है। साथ ही बेसिर पैर की शिकायतों का भी, जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता जब तक वह परिक्रमा लगाकर पूरी तरह चूर होकर लौट नहीं आता। और आते ही उसे दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है, जिनकी जड़ों का उसे सिर पैर तक पता नहीं चलता। सर सर, सहानुभूति के कुछ शब्द तो जाते-जाते कह जाएँ कि आपकी राय में मैं सही हूँ, कम से कम कुछ सीमा तक। लेकिन ग्रेगोर के मुंह से पहले शब्द को ही सुन हेड क्लर्क घबराकर पीछे हट गया था और उचकते कंधों और खुले मुंह के साथ उसे एकटक देखे जा रहा था। और जब ग्रेगोर लगातार बोल रहा था, तब वह 1 मिनट को भी एक स्थान पर रुका नहीं रहा था, बल्कि धीरे-धीरे दरवाजे की ओर ग्रेगोर पर आंखें जमाए पीछे सरकता जा रहा था। लेकिन एक बार में केवल 1 इंच जैसे कमरे को छोड़ने के रहस्यात्मक आदेश का पालन कर रहा हो। वह हॉल तक पहुंच चुका था और जिस तेजी से उसने अंतिम कदम लिविंग रूम से उठाया, उसे देखने वाला यही कह सकता था कि शायद उसका पैर गलती से जलते अंगारों पर पड़ गया था। हॉल में पहुंच उसने अपना दाहिना पैर सीढ़ियों की ओर कुछ ऐसे अंदाज में उठाया जैसे कोई असामान्य शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही हो।
ग्रेगोर ये तो समझ ही गया था कि वर्तमान स्थिति में हेड क्लर्क को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है, यदि फर्म में उसकी स्थिति को खतरे में नहीं पड़ने देना है तो। उसके माता-पिता तो इस समस्या की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने को ये विश्वास दिला रखा था कि ग्रेगोर इस फर्म में अब आजीवन काम करता रहेगा। इसके अलावा वे अपनी रोज-बरोज की परेशानियों में इतने उलझे हुए थे कि भविष्य को लेकर उनकी दृष्टि लुप्तप्राय ही हो चुकी थी। किंतु ग्रेगोर के पास ये दृष्टि अभी भी थी। हेड क्लर्क को येन कनियन प्रकारेण रोका ही जाना था, शांत किया जाना था और बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करना ही था, क्योंकि ग्रेगोर और उसके परिवार का भविष्य इसी पर निर्भर था। काश उसकी बहन यहाँ होती। वह बुद्धिमान थी। वह उस समय रोने लगी थी जब ग्रेगोर पीठ के बल आराम से लेटा था। उसने फ्लैट के हाल का दरवाजा बंद कर उसके भय को निर्मूल कर दिया होता, लेकिन वह तो यहाँ थी ही नहीं। स्वाभाविक है अब ग्रेगोर को ही स्थिति संभालनी होगी, बिना ये याद रखे कि उसमें चलने फिरने की कितनी क्या क्षमता है, यह भी भूलकर कि उसके शब्द इसकी पूरी संभावना है समझ से परे होंगे। उसने दरवाजे के पल्ले को छोड़ दिया और अपने को आगे धक्का दे हेड क्लर्क की ओर बढ़ा दिया, जो दोनों हाथों से अजीब से तरीके से रेलिंग को पकड़े था। और जब वह सहारा ढूंढ रहा था, तभी ग्रेगोर अपने नन्हे नन्हे पैरों के साथ चीख कर नीचे गिर गया। अभी वह गिरा ही था कि सुबह से पहली बार उसे शारीरिक रूप से कुछ आराम मिला। उसके पैरों के नीचे स्थिर जमीन थी और वह पूरी तरह आज्ञाकारी थे। उसने प्रसन्नता के साथ ध्यान दिया कि वे किसी भी दिशा में ले जाने की योग्यता रखते हैं, जहां भी वह क्यों न जाना चाहे। और अब उसे विश्वास हो गया कि उसकी परेशानियों का हल निकट आ गया है। लेकिन इसी क्षण जब उसने स्वयं को फर्श पर पाया था, उत्साह से चलने फिरने हिलने डुलने को तत्पर, उसने अपने को माँ से कुछ ही दूरी पर पाया। वे उसके ठीक सामने थी। वे वहीं ढेर हुई पड़ी थी। अचानक अपने पैरों पर उछलकर वे खड़ी हो गईं और हाथ और उंगलियां उनकी फैली हुई थी और वे चीख रही थी, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, जैसे वो ग्रेगोर को स्पष्ट रूप से देखना चाहती हूँ। लेकिन वे अकारण ही पीछे हट रही थी और ये भूल चुकी थी कि उनके पीछे भी टेबल है। हड़बड़ी में वे वहीं उस पर बैठ गईं। बेख्याली में जब वे उसे टकराई थी और उन्हें ये भी होश नहीं था कि उनके पास की कॉफी का पॉट जो रखा था वो लुढ़क गया था और कारपेट पर गिरकर कॉफी की बाड़ लगा रहा था। अम्मा, अम्मा, ग्रेगोर ने धीमी आवाज में कहते हुए उनकी ओर देखा। हेड क्लर्क उसके ध्यान से उस समय बाहर था और कॉफी को देख उसके जबड़े चलने लगे थे। ये देख उसकी माँ एक बार फिर चीखी और टेबल से उठकर तेजी से भागी और पिता की बाहों में गिर पड़ी, जिन्होंने उन्हें पकड़ने में तेजी दिखाई। इधर ग्रेगोर के पास अपने माता पिता के लिए समय था ही नहीं। हेड क्लर्क सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था और पलटकर अंतिम बार देख रहा था। ग्रेगोर ने ये सोचकर छलांग लगाई कि वह उसे पकड़ लेगा। हेड क्लर्क ने अवश्य ही उसकी नीयत को भांप लिया होगा, क्योंकि वह सीढ़ियों को छलांगते हुए उतरा और गायब हो गया। वह अभी भी उफ कह रहा था, जिसकी गूंज अभी भी सीढ़ियों से उसके जाने के बाद भी गूंज रही थी। ग्रेगोर के पिता, जो अभी तक शांत बने हुए थे, बजाय उस आदमी के पीछा करने या फिर ग्रेगोर के रास्ते में बाधा लगाने के, उन्होंने हेड क्लर्क द्वारा छोड़ी बेंत को कुर्सी से उठाया, फिर हैट और ग्रीन कोन और बाएं हाथ से टेबल पर रखा अखबार उठाया और ग्रेगोर को बेंत और अखबार के सहारे उस कमरे के भीतर करने की कोशिश में लग गए। ग्रेगोर की सारी मिन्नतें बेकार गईं, बल्कि वे तो उनकी समझ में ही नहीं आई थी। भले ही उसने विनम्रता प्रदर्शित करते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसके पिता धरती को जोर जोर से पीटते रहे। उसके पिता के पीछे उसकी माँ ने सर्दीली हवाओं के बावजूद खिड़की खोल दी और अपने हाथों से चेहरे को ढांके वे बाहर की ओर झुक गई। सड़क से सर्दीली हवा का एक और झोंका सीढ़ियों से होता भीतर आ गया। खिड़की का पर्दा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। टेबल पर रखा अखबार खड़खड़ाने लगा और उसके पन्ने फर्श पर गिर वहां यहां उड़ने लगे। निर्दयता के साथ ग्रेगोर के पिता ने उसे हिस और शू कर निहायत जंगली तरीके से उसे कमरे के भीतर कर दिया। लेकिन ग्रेगोर उल्टे पैरों से चलने का आदी नहीं था। यह अच्छा खासा धीमा काम था। यदि उसे घूमकर सीधा होने का मौका मिल जाता, तो वह अपने कमरे में तुरंत ही चला गया होता। लेकिन अपनी धीमी उल्टी चाल के बावजूद वह पिता की नाराजगी को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी भी क्षण पिता के हाथ की बेंत से उसकी पीठ या सिर पर मारक चोट की आशंका भी तो थी। अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसने आतंकित हो देखा कि उल्टे पैरों चलते हुए दिशा का ध्यान नहीं रख सका था। और इस आशंका के साथ एक आंख से पिता के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उसने जितनी तेजी से संभव हो घूमने की कोशिश की।
जो वास्तव में बेहद धीमी गति से थी। शायद उसके पिता ने उसके नेक इरादे को समझ लिया था और इसलिए वे बेंत की नोक से दूर से ही मात्र उसकी गलतियों को सुधार भर रहे थे। काश वे हिस जैसी असहनीय आवाज निकालना बंद कर देते। उसे सुन ग्रेगोर का सिर घूम रहा था। वह एक प्रकार से पूरी तरह घूम ही चुका था जब उस हिस आवाज से घबराकर वह गलत दिशा में मुड़ गया। लेकिन जब उसका सिर ठीक दरवाजे की ओर था तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी देह दरवाजे की संद से कुछ ज्यादा ही चौड़ी है। स्वाभाविक है, अपनी वर्तमान स्थिति में उसके पिता ये तो सोचने की स्थिति में नहीं थे कि वे दरवाजा खोल ग्रेगोर के लिए रास्ता बना दें। उनके मन में तो एकमात्र विचार ग्रेगोर को जल्दी से जल्दी कमरे के भीतर करने का था। उन्होंने कभी ये पसंद नहीं किया होता कि ग्रेगोर बमुश्किल खड़ा होवे और फिर सरक कर भीतर जाए। वे तो कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे ग्रेगोर को भीतर करने के लिए, जैसे वहां कोई बाधा ही नहीं हो। इधर ग्रेगोर को पीछे से आती आवाजें मात्र पिता भर की नहीं लग रही थी। ये कोई मजाक नहीं था, लेकिन ग्रेगोर ने सब कुछ भूल बिना परिणाम की चिंता किए अपने को दरवाजे के भीतर सरकाया। उसकी देह का एक हिस्सा एक कोण से दरवाजे से उठ गया। उसका एक हिस्सा पर्याप्त छिल रहा था। गंदे दाग दरवाजे पर लग रहे थे उसके छिलने से। फिर वह जल्दी ही फंस गया और अपने आप को आगे बढ़ाना उसके वश में ही नहीं रहा। उसके नन्हे नन्हे पैर एक ओर हवा में फड़फड़ा रहे थे और दूसरी ओर फर्श से बुरी तरह दब गए थे। तभी उसके पिता ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। बस वह मुक्ति थी और वह कमरे में भीतर गिरा खून टपकाते हुए अंदर घुस गया। उसके पीछे दरवाजा बेंच से जोर से बंद कर दिया गया और फिर वहां खामोशी फैल गई। दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और जल्द ही आपके लिए इस लघु उपन्यास का तीसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी। तब तक जुड़े रहिए।